कैसे हो दोस्तों। राजस्थान सेवा नियम कर रहे हैं अपन। और राजस्थान सेवा नियम में नियम संख्या 116 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन नियम संख्या 117 से प्रारंभ करेंगे और आज की क्लास में 126 तक की यात्रा पूरी करेंगे। तो दोस्तों अब तक पीछे की क्लासों में मेरे हिसाब से अब आपको कोई डाउट नहीं आ रहा, तब तभी मैं समझ रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आज किसी भी स्टूडेंट ने। तो दोस्तों अब अपन नियम संख्या 117, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक के नियम अपन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों एक एक नियम को समझते हुए चलेंगे। और ये जैसे नियम पूरे हो जाएंगे तो दोस्तों अपने विदेश सेवा से संबंधित कुछ नियम बचेंगे। विदेश सेवा से संबंधित बचेंगे और कुछ लेखा अभिलेख से संबंधित कुछ नियम बचेंगे। तो दोस्तों वो मैं थोड़े नियम बचे हैं, बिल्कुल ये मान के चलिएगा आपने। 20-25 नियम और बचे हैं, 20 के लगभग 25 नियम मान लीजिए। अधिकतम अपने 25 नियम और बचेंगे इन नियमों को पढ़ने के बाद में, अधिकतम अधिकतम। तो दोस्तों अब एक एक क्वेश्चन, एक एक पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापस से ले लें एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोस्तों अपन एक एक नियम को समझते हैं। दोस्तों अपन अध्ययन अवकाश से संबंधित नियम पढ़ रहे थे और अध्ययन अवकाश में अपन ने नियम संख्या 116 तक कंप्लीट कर लिया। आज नियम संख्या 117 जो अपन देखेंगे वो किसके संबंध में, वो अध्ययन भत्ते के संबंध में, यानी कि कोई भत्ता मिले, कोई अलाउंस अगर गवर्नमेंट देती है तो दोस्तों उसके संबंध में है। तो दोस्तों नियम संख्या 17 क्या कहता है समझिएगा। राज्य कर्मचारी अगर कोई व्यक्ति अध्ययन अवकाश पे जाता है, अध्ययन करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से निश्चित पाठ्यक्रम या विशिष्ट श्रेणियों के कार्यों के निरीक्षण के लिए दौरे पे जाता है, यानी कि टूर पे जाता है। दोस्तों आईएएस ऑफिसर्स होते हैं और आरएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनको विभिन्न देशों के टूर पर भेजा जाता है। और उन उन टूर पर जो भेजे जाने का उद्देश्य सरकार का होता है वो ये होता है कि वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है, वहाँ पे नियंत्रण व्यवस्था कैसी है, वहाँ पे प्रशासन किस प्रकार से चलता है। तो विदेशों में ये देख के आना, एक दूसरे देश से सीखना, वहाँ की प्रणाली का अध्ययन करने के लिए भी भेजा जाता है। दोस्तों विशिष्ट श्रेणी के कार्यों के निरीक्षण के लिए अगर दौरा किया गया, टूर किया गया, वहाँ के मैनेजमेंट के लिए भेजा जाता है। डॉक्टर्स को वहाँ की हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट के बारे में, वहाँ के हॉस्पिटल्स को संचालित करने की पूरी प्रणाली को अध्ययन करने के लिए डॉक्टर्स को भी भेजा जाता है दूसरे देशों में। तो दोस्तों विशिष्ट श्रेणी के कार्यों के निरीक्षण के लिए दौरा दोस्तों एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर भी दौरे पर भेजे जाते हैं। मान लीजिए जैसे राजस्थान के अंतर्गत अपने एक योजना चल रही है, निःशुल्क दवा योजना। तो दोस्तों इसका अध्ययन करने के लिए पहले कर्नाटक का एक अध्ययन दल आया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे अध्ययन दल एक जगह से दूसरे जगह भेजे जाते हैं। तो विशिष्ट श्रेणी के कार्यों के निरीक्षण के लिए किए गए दौरे के संबंध में मान्यता प्राप्त संस्था से कोई निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करता है और अध्ययन अवकाश लेता है तो उसको सरकार सरकार क्या दे सकती है, अध्ययन भत्ता निश्चित कर सकती है। यानी कि कंफर्म नहीं है इसमें कि अध्ययन भत्ता मिलेगा। कुछ पाठ्यक्रमों के लिए निश्चित करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है और कुछ कार्यों के लिए, दौरों के लिए राज्य सरकार ने ऐसा अध्ययन भत्ता
स्टडी अलाउंस ये कहें कि तो ये अध्ययन भत्ता होता है जो ये निर्धारित भी कर रखा है कुछ पाठ्यक्रमों के लिए, लेकिन दोस्तों अपने सिलेबस में वो चीजें नहीं है, तो अपन ज्यादा बातें नहीं करेंगे। सिर्फ नियम संख्या 117 किसके संबंध में, अध्ययन भत्ते के संबंध में नियम 117 है। राज्य सरकार मान्यता प्राप्त संस्था से निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करता है या विशिष्ट श्रेणी के कार्यों के निरीक्षण के लिए कहीं दौरे पर जाता है कोई, तो उसको क्या मिलता है, उसको अध्ययन भत्ता निश्चित कर सकती है सरकार, दे सकती है, सरकार को ये अधिकार दे रहा है नियम। नियम संख्या 118 अध्ययन अवधि में छुट्टियों पर रहने पर अध्ययन भत्ता। दोस्तों अध्ययन करने गया, मान लीजिए 2 वर्ष यानी कि 24 माह के अवकाश पर कोई कर्मचारी अध्ययन अवकाश पर गया और अध्ययन करने के लिए वो विदेश गया, तो दोस्तों उसको अध्ययन भत्ता 2 वर्ष का मिलेगा, लेकिन बीमारी के कारण वो विश्राम पर रहता है तो दोस्तों 14 दिन का अध्ययन भत्ता उसको दे होगा। अन्य कारण से अगर वो वहां पे छुट्टियां मनाता है 2 माह की और उस कारण से उसका अध्ययन का समय में वृद्धि होती है, तो दोस्तों उस समय का, जिस पे समय वो छुट्टियां मना रहा है उस समय का उसको अध्ययन भत्ता नहीं मिलेगा। यानी कि अध्ययन भत्ता केवल छुट्टियां मनाने पर नहीं मिलेगा, विश्राम पर रहता है बीमारी के कारण तो 14 दिन तक का अध्ययन भत्ता मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, अन्य कारण से अध्ययन भत्ता नहीं मिलेगा। तो दोस्तों नियम संख्या 118 क्या कहता है, स्पष्ट शब्दों में लास्ट बार बता रहा हूं, अध्ययन अवधि में छुट्टी पर रहने पर अध्ययन भत्ता। दोस्तों अध्ययन अवधि के अंदर कोई छुट्टी लेता है बीच में तो उस छुट्टियों का उसको अध्ययन भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अलाउंस नहीं मिलेगा। तो ये अलाउंस केवल कब मिलेगा, बीमारी के कारण अगर वो छुट्टी पे रहता है तो 14 दिन का उसको अध्ययन भत्ता मिलेगा, अन्य किसी कारण से वो छुट्टी लेता है तो अध्ययन भत्ता नहीं मिलेगा। ये नियम 18 कब लागू होगा, जब नियम 17 के अंदर राज्य सरकार ने किसी अध्ययन के लिए अध्ययन भत्ता निर्धारित कर रखा हो तब मिलेगा, तब लागू होगा। अध्ययन पाठ्यक्रम शुल्क। दोस्तों अध्ययन कोई भी व्यक्ति पढ़ने के लिए जा रहा है तो कहीं पे दोस्तों उसके लिए पाठ्यक्रम की जो शुल्क होगी वो कर्मचारी स्वयं वहन करेगा। दोस्तों पाठ्यक्रम की शुल्क को कौन वहन करेगा, स्वयं वहन करेगा वो। नियम संख्या 120 क्या कहता है, पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र। दोस्तों अध्ययन अवकाश पे जाता है और कोई पाठ्यक्रम पूरा करके आता है, अध्ययन करके आता है, कोई डिग्री प्राप्त करके आता है तो वो डिग्री राज्य सरकार के पास उत्तीर्ण होने की डिग्री प्रस्तुत करनी होगी। पदोन्नति पेंशन की गणना करते समय अध्ययन अवकाश को जोड़ा जाएगा, यानी कि सेवा में शामिल किया जाएगा अध्ययन अवकाश को। पेंशन और पदोन्नति के मामले में अध्ययन अवकाश पे गया है तो उसको क्या जोड़ा जाएगा, यदि दोस्तों कोई व्यक्ति अध्ययन करने के लिए जाता है और असाधारण अवकाश लेके जाता है तो दोस्तों पेंशन के मामले में और पदोन्नति के मामले में असाधारण अवकाश की अवधि को नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन अगर अध्ययन अवकाश पर जाता है, अध्ययन अवकाश लेके जाता है तो उसको सेवा में समझा जाएगा और उसको पेंशन और पदोन्नति की गणना करते समय जोड़ा जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की 5 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति होती है और दोस्तों वो कर्मचारी इसमें से 2 वर्ष अध्ययन के लिए चला गया और 3 वर्ष सेवा की, तो ऐसी स्थिति में अध्ययन अवकाश पर अगर गया है तो पदोन्नति के लिए 2 वर्ष भी जुड़ेंगे, 3 वर्ष भी जुड़ेंगे और उसका पदोन्नति मिलेगी उसको। लेकिन दोस्तों असाधारण अवकाश लेकर के कोई कर्मचारी अगर अध्ययन अवकाश पे गया है तो दोस्तों उसको 5 वर्ष हो गए लेकिन उसने 3 वर्ष सेवा की और 2 वर्ष अध्ययन अवकाश पे गया था, इस असाधारण अवकाश लेकर के अध्ययन करने गया था, तो दोस्तों ये 2 वर्ष नहीं जुड़ेंगे, उसको 5 की जगह 7 वर्ष पूरे करेगा तब उसके 5 वर्ष पूरे होंगे और 2 वर्ष लेट पदोन्नति होगी, यानी कि उसको पदोन्नति में काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे अध्ययन अवकाश पर गया है तो दोस्तों अध्ययन अवकाश उसको पदोन्नति में जोड़ा जाएगा, यानी कि 3 वर्ष की सेवा प्लस 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश को जोड़कर 5 वर्ष होते ही उसको पदोन्नति हो जाएगी। तो दोस्तों ये पदोन्नति और पेंशन की गणना के संबंध में हो गया। अब एक अध्ययन खाते, दोस्तों अध्ययन अवकाश पे गया है तो दोस्तों उसके उपार्जित अवकाशों पर
उसके अर्ध वेतन अवकाशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका अध्ययन अवकाश अलग से मिलते हैं इनके अलावा, तो इनके अवकाश खाते पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब नियम संख्या 121(1) क्या कहता है? राजकीय सेवा के लिए बंद पत्र। दोस्तों अपन पढ़ के आए, अगर अध्ययन अवकाश पर कोई कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी जाता है तो उसको क्या भर के जाना पड़ता है? बॉन्ड। बॉन्ड भरना होता है, और जो बॉन्ड वो भरेगा, जो बॉन्ड भरेगा वो कर्मचारी, तो दोस्तों उससे 5 वर्ष का बॉन्ड भरवाया जाता है। कैसी स्थिति में? अगर 2 वर्ष की, तो उसमें ये दे रखा है इसमें कि किस प्रकार से बॉन्ड भरवाया जाएगा। तो राजकीय सेवा के लिए बंद पत्र, यदि कर्मचारी अध्ययन अवकाश पे जाता है तो उससे बॉन्ड भरवाया जाएगा कि वो अध्ययन कंप्लीट करके उसको निर्धारित समय तक राजकीय सेवा में नौकरी करना आवश्यक होगा, वो इस्तीफा दे के नहीं जा सकता। दोस्तों ये नियम क्यों लागू किया गया? डॉक्टर क्या करते थे? डॉक्टर दोस्तों एमबीबीएस, दोस्तों ये एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह के मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये केवल समझाने के लिए दे रहा हूँ। एमबीबीएस डॉक्टर है, मान लीजिए कोई 2 वर्ष क्या करने, पीजी करने चला जाता है कहीं पे बाहर, पीजी पे पोस्ट ग्रेजुएशन करने चला जाता है, विशेषज्ञ बनने चला जाता है, और वो वहां से विशेषज्ञ बन के आता है, अध्ययन अवकाश पे चला जाता है, तो दोस्तों वो प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे करके वो इस्तीफा देकर के वो प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करता है, कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया है कि अध्ययन अवकाश से आने के बाद एक समय पीरियड निर्धारित किया गया है, उसके लिए बॉन्ड भराया जाएगा कि इतनी सेवा, राजकीय सेवा करनी होगी। तो दोस्तों कोई 3 माह का अध्ययन करने के लिए जाएगा तो उसको 1 वर्ष आने के बाद राजकीय सेवा करनी पड़ेगी, इससे पहले वो इस्तीफा नहीं दे सकता। 6 माह तक कोई अगर अध्ययन करने अवकाश पर जाता है तो 2 वर्ष करना होगा। 3 माह पर जाएगा तो 1 वर्ष नौकरी करनी होगी, आके इस्तीफा नहीं दे सकता। 6 माह तक अध्ययन अवकाश पे गया है, 6 माह तक कोई कोर्स करके आया है तो 2 वर्ष तक उसको नौकरी करनी पड़ेगी। 1 वर्ष तक अध्ययन अवकाश पे गया है तो 3 वर्ष नौकरी करनी पड़ेगी। और दोस्तों 2 वर्ष अध्ययन अवकाश पे गया तो 5 वर्ष नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर कोई कर्मचारी असाधारण अवकाश लेकर के अध्ययन अवकाश पे जाता है तो उसको ये बंद पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं होती है। और रिटायरमेंट के मामले में उसकी वो काउंट भी, इस्तीफा देने के मामले में वो सेवा काउंट भी नहीं होगी जो विदेश में गया था। तो दोस्तों ये तो हुआ कि अध्ययन अवकाश पे कर्मचारी गया है तो उससे बंद पत्र लिया जाता है। अध्ययन अवकाश पे गया, बंद पत्र लिया जाएगा कि 3 महीने का अगर वो कोर्स विदेश से करके अध्ययन आ रहा है तो उसको 1 वर्ष आने के बाद सेवा करनी होगी। 6 माह का कोई कोर्स करके आ रहा है तो 2 वर्ष तक, 1 वर्ष का लिख करके आ रहा है तो 3 वर्ष तक, और 2 वर्ष की सेवा तो 5 वर्ष तक, यानी कि 1 2 3 1 2 3 5 1 2 3 5। और इधर क्या होगा? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही ये मामला हो गया, लेकिन दोस्तों त्याग पत्र दे देता है, मान लो बॉन्ड भरवा दिया, फिर भी कोई व्यक्ति अगर त्याग पत्र देना चाहता है, आते ही नौकरी नहीं करूंगा मैं तो 1 साल की नहीं करूंगा, ये कहता है कोर्स करके आया 3 महीने का नौकरी नहीं करूंगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देते समय, अध्ययन अवकाश के समय उसको 3 महीने का जो वेतन मिला वो देना पड़ेगा। अध्ययन भत्ता, जो जाने से अध्ययन भत्ता मिला वो भी वापस देना पड़ेगा। शुल्क वो भी उसको जोड़ी जाएगी, जो भी उसके खर्चा हुआ है। अन्य व्यय कोई भी हुआ है, उसके स्थान पे कोई कर्मचारी लगाना पड़ा, ऐसे कोई भी व्यय हुआ है तो उसको 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 गुना इसका, इन सब का जोड़ करके और 2 गुणे का भुगतान करना होगा। यानी कि उस कर्मचारी को जो जो भुगतान किया गया, अध्ययन अवकाश वेतन भुगतान किया गया, अध्ययन भत्ता भुगतान किया गया, कोई शुल्क भुगतान किया गया है, अन्य कोई सरकार के द्वारा उसको विदेश में अध्ययन करने जाने की वजह से व्यय करना पड़ा है, तो उन सब का दुगुना उसको भुगतान करना पड़ेगा। तब वो आते ही इस्तीफा दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। अब दोस्तों स्थायी कर्मचारी है और अध्ययन अवकाश पे गया था, तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को उस कर्मचारी के स्थान पर अन्य कर्मचारी की व्यवस्था की गई थी। इन सब के साथ में उसको उस कर्मचारी के स्थान पर अन्य कर्मचारी की व्यवस्था की गई थी, उसका भी इसमें जोड़ेंगे और फिर उसको भी इसका दुगना भुगतान करना होगा। दोस्तों ये बंद पत्र का प्रारूप परिशिष्ट किसमें दे रखा है? दोस्तों बंद पत्र का प्रारूप परिशिष्ट 18 में दे रखा है। दोस्तों ये परिशिष्ट 18 में 10 और 5 और ये 1 2 3, ये दोस्तों परिशिष्ट 18 में बंद पत्र का राजकीय सेवा के कर्मचारी के प्रारूप दे रखा है।
अब परीक्षा दिनों के अवकाश दोस्तों, परीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी है तो उसके लिए जो अवकाश सेवा नियमों में तय कर रखे हैं वो उनको दे होंगे, वो अवकाश ले सकते हैं जो परीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थियों के लिए तय कर रखे हैं वो। तो 122 नियम संख्या 122 क्या कहता है? 122 ये कहता है परीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी अवकाश उपार्जित नहीं कर सकता। दोस्तों परीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी यानी कि जब आपकी नौकरी लगेगी तो 2 वर्ष तक आप अवकाशों का उपार्जन नहीं कर सकते। यानी कि अगर मान लो 15 दिन की आपको छुट्टी मिल रही है और आप उपयोग नहीं करोगे तो वो लैप्स हो जाएंगे, आपका अवकाश उपार्जित नहीं होंगे। अवकाश उपार्जित नहीं कर सकते पर नहीं होंगे उपार्जित। तो दोस्तों परीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी अवकाश उपार्जित नहीं होंगे। नियम संख्या 22 ये क्या कहता है? महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश नियम संख्या 103(4) के अनुसार पुरुष कर्मचारी पितृत्व अवकाश दिया जाएगा, लेकिन इसके अवकाश उपार्जित नहीं होंगे। अन्य जो अवकाश निर्धारित है वो 122 के तहत दिए जाएंगे। परीक्षार्थी दोस्तों, शिक्षार्थी कौन होते हैं? जो दोस्तों ट्रेनिंग चलती रहती है, जैसे इंटर्नशिप आपने सुना होगा, सीए का कोर्स करते हैं तो इंटर्नशिप चलती है। इसी प्रकार से डॉक्टर होते हैं तो एमबीबीएस पूरी करते हैं तो उनको 6 माह क्या करनी होती है? ट्रेनिंग करनी होती है, जिसको शिक्षार्थी कहते हैं, तब एमबीबीएस की डिग्री मिलती है। 6 माह तक उसको ट्रेनिंग करनी होती है। साढ़े साढ़े दोस्तों 4.5 वर्ष तो उसको क्या करना होता है? अध्ययन करना होता है, परीक्षाएं पास करनी होती है, 6 महीने ट्रेनिंग करनी होती है, तब जाके एमबीबीएस की डिग्री मिलती है। तो शिक्षार्थी कहलाते हैं वो। 6 महीने जब ट्रेनिंग चलते हैं तो उनको असाधारण अवकाश, अस्थायी सेवाओं के कर्मचारियों की तरह उनको, शिक्षार्थियों को असाधारण अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं, अन्य अवकाश नहीं मिलेंगे। नियम संख्या 124, शिक्षण संस्थानों में अंशकालीन पार्ट टाइम नौकरी। दोस्तों पार्ट टाइम नौकरी यानी कि 2 घंटे के लिए पीरियड लेने के लिए किसी को लगाया जाए 2 क्लासों के लिए, तो प्राध्यापकों विधि अधिकारियों के अवकाश। तो दोस्तों पार्ट टाइम जॉब में क्या होता है? विश्राम काल का वेतन मिलेगा। दोस्तों विश्राम काल, छुट्टियों में अगर किसी को विश्राम काल के दौरान किसी कर्मचारी को बुलाया जा रहा है तो उसको वेतन मिलेगा, नहीं बुलाया जा रहा तो उसको विश्राम काल मिलेगा। 6 वर्ष की सेवा कर लेता है पार्ट टाइम जॉब करने वाले ने, 6 वर्ष हो गए नौकरी करते करते, तो उसको सेवा काल में अधिकतम 3 माह का अर्ध वेतन। पूरी नौकरी जब तक करेगा, पार्ट टाइम जॉब जब तक उसकी 5 वर्ष के लिए या 7 वर्ष के लिए, जितने वर्ष के लिए निर्धारित की गई है या जितने वर्ष तक वो करता है, तो उसमें 3 माह का अर्ध वेतन अवकाश ले सकता है, अगर उसको 6 वर्ष हो गए नौकरी करते करते तो। और जो पार्ट टाइम नौकरी करता है ऐसा कर्मचारी असाधारण अवकाश स्थायी कर्मचारी के समान स्वीकृत हो सकता है। अस्थायी कर्मचारी के अनुसार समान उसको असाधारण अवकाश दिया जा सकता है। अस्थायी कर्मचारियों को जो नियम लागू होते हैं असाधारण अवकाश के, वो पार्ट टाइम नौकरी करने वालों पर भी लागू होंगे। यानी कि 1 घंटे 2 घंटे के लिए किसी को लगा रखा है, मान लीजिए लेक्चरर नहीं है किसी सरकारी विद्यालय में, तो 2 पीरियड लेने के लिए अस्थायी कर्मचारी लगाया जाता है पार्ट टाइम के लिए, तो वो दोस्तों पार्ट टाइम हो गया, तो उसको अस्थायी कर्मचारियों के समान असाधारण अवकाश दिए जा सकते हैं। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर उसको 2 माह का अर्ध वेतन अवकाश दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर उसने पहले 3 वर्ष से अवकाश नहीं लिया हो। 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए। अब अवकाश मांग रहा है ना, तो इस समय से लेके पीछे 3 वर्ष तक उसने चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अर्ध वेतन अवकाश 2 माह का नहीं लिया होगा, तभी मिलेगा। तो दोस्तों ये हो गया इस कारण से लिए गए अवकाश, और इस कारण से यानी कि चिकित्सा प्रमाण पत्र बीमारी के आधार पर चाहे गए अवकाश में 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए। पहले जब अवकाश लिया था बीमारी के कारण 2 माह का उसमें, और अब जो मांग रहा है अवकाश उसमें 3 माह का अंतर होना चाहिए, तभी ये अवकाश स्वीकृत होगा। अब दोस्तों ये नियम थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूँ, सरल भाषा में थोड़ा सा 2 पॉइंटों में समझा दूंगा। दोस्तों पार्ट टाइम आपको तो क्या याद रखना है? पार्ट टाइम जो कर्मचारी नौकरी करेगा सेवाकालीन विभागों में, कौन से विभाग में, उस पर नियम कौन सा लागू हो रहा है? 124। उसको अवकाश कितने प्रकार के? उसको 4 अवकाश मिलेंगे। पहला अवकाश तो कौन सा मिलेगा? उसको विश्राम काल। अगर विश्राम काल में उसको बुलाया जाता है
ड्यूटी करता है तो उसको विश्राम काल का मिलेगा वेतन। एक लाइन तो ये होगी, समझा दी आपको। दूसरा, 6 वर्ष हो गए उसको नौकरी करते करते, तो वो 3 माह का क्या ले सकता है, अर्ध वेतन अवकाश। जो कर्मचारी पार्ट टाइम है। और तीसरा पॉइंट क्या है, अगर मेडिकल बीमारी के आधार पर 2 माह का क्या ले सकता है, अर्ध वेतन अवकाश। किसके आधार पर, बीमारी के आधार पर। लेकिन इसके लिए क्या शर्त है, 3 वर्ष से बीमारी के आधार पर अवकाश नहीं लिया हो। 3 वर्ष से उसने नहीं लिया हो। ये हो गया। जो चौथा मैं बता रहा था वो क्या है, असाधारण अवकाश। दोस्तों, जो पार्ट टाइम नौकरी करेगा सेवाकालीन विभाग में, यानी कि जिसको ऐसे अधिकारी क्या करेगा, विश्राम काल में विश्राम काल मिलेगा उसको, यानी कि जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी सेवा विश्रामकालीन विभाग में, तो वो गर्मियों की छुट्टियां उसको भी मिलेंगी। अगर उसको बुलाया जाता है तो विश्राम काल का उसको वेतन दिया जाएगा। 6 वर्ष हो गए अगर किसी को पार्ट टाइम नौकरी करते करते, तो 3 माह का अर्ध वेतन अवकाश प्राप्त कर सकता है संपूर्ण सेवा काल में। यानी जब तक नौकरी करेगा उसमें टोटल, मान ले उसको 3 वर्ष के लिए लगाया गया, 7-8 वर्ष के लिए लगाया गया है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में वो इस 8 वर्ष के अंतर्गत पूरे सेवा काल में 3 माह तक अर्ध वेतन अवकाश प्राप्त कर सकता है। दूसरा, 2 माह अर्ध वेतन अवकाश। बीमारी, अगर उसको कोई बीमारी के कारण वो छुट्टी लेना चाहता है तो 2 माह तक का अर्ध वेतन अवकाश ले सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त है पिछले 3 वर्ष से उसने बीमारी के आधार पर कोई अवकाश नहीं लिया हो। असाधारण अवकाश, अस्थायी कर्मचारियों के समान वो असाधारण अवकाश ले सकता है। और ये चारों प्रकार के जो अवकाश अपन ने कभी काउंट किए, नियम संख्या 125 क्या कहता है कि ये चारों एक साथ भी ले सकता है। एक साथ यानी कि सामंजस्य से ले सकता है, समायोजन में ले सकता है। एक के बाद एक, मान लो 15 दिन का विश्राम काल है, उसके जस्ट बाद वो अर्ध वेतन अवकाश ले ले 10 दिन का, फिर वो बीमारी का भी ले सकता है, फिर असाधारण अवकाश। इस प्रकार से सभी संयोजन में भी ले सकता है, जैसे सभी प्रकार के अवकाशों में अपन पढ़ते आ रहे हैं। ये नियम संख्या 25 क्या 24 में बताए गए चारों प्रकृति के अवकाश संयोजन में प्राप्त किए जा सकते हैं। नियम संख्या 125 भी हो गया। मानदेय दैनिक आधार पर, दिन को दोस्तों डेली के जिस दिन आओगे उस दिन वेतन मिलेगा। दैनिक आधार पर जितने दिन ऑफिस आओगे उतने दिन का वेतन, 25 दिन आए 25 दिन का वेतन। इस प्रकार से अगर किसी को लगा रखा है मानदेय दैनिक आधार पर लगा रखा है, जरूरत होती है तो बुला लेंगे, नहीं होती है तो किसी महीने में 20 दिन बुला लिया, कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, जितनी जरूरत है उतने दिन बुलाया जाएगा। सरकारी छुट्टी आ गई, 10 दिन ही ऑफिस आना पड़ा तो 10 दिन का ही वेतन मिलता है। ऐसे कर्मचारियों के मामले में 24-25 की शर्तों पर अवकाश ले सकता है। लेकिन उसको जब वो अवकाश लेगा तो अपनी जगह पे कोई और कर्मचारी की व्यवस्था करके जाएगा, यानी कि अपने कार्य निष्पादन के लिए स्वयं प्रबंधन करेगा, किसी अन्य व्यक्ति को लगा करके जाएगा। अन्य व्यक्ति को लगा करके जाकर के 124 में जो अभी अपन पढ़ के आए जस्ट पहले पेज पे, इससे कि 2 माह तक का वो तो 2 माह तक का अवकाश प्राप्त कर सकता है। जो पढ़ के आए ना अपन ये चारों नियम है, अभी 1 मिनट, ये चारों पॉइंट जो पढ़ के आए, ये अवकाश ये कर्मचारी भी ले सकता है जो दैनिक आधार पर लगाया, लेकिन उसने स्वयं अपने कार्य के प्रबंधन की क्या करनी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन दोस्तों आज आपसे एक शिकायत है दोस्तों, वैसे मैंने देखा है दोस्तों आप सब ये कह रहे थे कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो पेड कोर्स दे रहे हैं उनसे भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो यूट्यूब पे निःशुल्क कोई पढ़ा रहा है उससे भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आज विजिट करके देखा, कुछ यूट्यूब पे चैनल्स खोल के देखे दोस्तों, रीडिंग कराने के अलावा, मेरे हिसाब से लिखे हुए को स्लाइड्स को रीडिंग कराने के अलावा वो कुछ नहीं कर रहे, समझाने के अलावा कुछ नहीं, समझाने के लिए वो कुछ समझा ही नहीं रहे, सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं। और दोस्तों वहाँ पे 1-1 के 1.5-1.5 के दोस्तों, क्योंकि नामी कोचिंग होती ना, आप
उनकी ओर ज़्यादा दौड़ते हैं स्टूडेंट। तो दोस्तों आप क्वालिटी पे ध्यान दें और अपनी एक एक उसकी तैयारी करें। दोस्तों मैं जवाबदारी लेके पढ़ा रहा हूँ। राजस्थान सेवा नियम और सामान्य वित्तीय लेखा नियम की दोस्तों पूरी जवाबदारी मेरी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ऑडिट करेंगे तो ऑडिट की भी पूरी जवाबदारी लेके पढ़ाऊंगा दोस्तों। 80% प्लस क्वेश्चंस की जवाबदारी लेके पढ़ाऊंगा दोस्तों। अनावश्यक मैं बातें नहीं करता दोस्तों, अनावश्यक बातें नहीं करता। तो इससे भी मेरे को वैसे तो नुकसान होता है। जो टीचर अनावश्यक बातें ज़्यादा करते हैं, जो इधर उधर की ज़्यादा आते हैं, ऐसे टीचर्स के पास स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं विक्रांत यादव, मेरे लाइफलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आप सबसे रूबरू होने के लिए रोज आता हूँ। आप मेरे से जुड़ते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।